चल, बिना समय बर्बाद किए गपशप में एक क्वेश्चन देखो। अ फ्रेंड ऑफ मोहन सी किस में आएगा बेटा? थर्ड में, बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर। फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ में क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? श्योर? अच्छा, श्योर नहीं हो। सी क्वेश्चन को लेकर इतना श्योर क्यों, मतलब थर्ड क्वेश्चन को लेकर इतना श्योर कैसे कि माई नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा? अगर फोर्थ क्वेश्चन के आंसर को लेकर श्योर नहीं हो तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर को लेकर इतना श्योर कैसे होगा कि माई नहीं आएगा, बाकी गलत हो जाएंगे? आई क्यों गलत हो जाएगा थर्ड में अगर लिख दें तो? भाई अगर मान लो मैं लिख दूं एन अंकल ऑफ आई सेंट में दिस गिफ्ट, तो गलत क्यों? ऐसा पढ़ रखा है तो आज कूटेगा, समझा? खीसे देखो इसकी। आई नॉमिनेटिव कैसे होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए आई तो आने से रहा, आई किसी भी ऑप्शन में नहीं आएगा पहले। और दूसरी बात देखो, ये ऑफ प्रिपोजिशन है, जो भी वर्ड हम इसके बाद लिखेंगे वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई आना नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। माई भी नहीं आएगा। माई क्यों नहीं आएगा बेटा, बताएगा? ये माई क्यों नहीं आ सकता? माई लिख दें, एन अंकल ऑफ माई। आगे बढ़ा, अब कुछ सीख भी जाएगा, समझा? बातों की नानी। आगे बैठा, बता माई क्यों नहीं आएगा? तो क्या हो गया? तो या तो अपने को गोली दे रहा है मुझे। देखो पजेसिवनेस तो शो कर रहा है, वो ठीक चीज है, लेकिन माई इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डिटर्मिनर होता है, बिना नाउन के नहीं आता। माई जो होता है ना वर्ड, ये डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के साथ लिखकर यूज किए जाते हैं। अगर हम देखें तो ब्लैंक के बाद कोई नाउन नहीं लिखा, वर्ब लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, और देयर है। ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये डिटर्मिनर्स हैं जो पोजेशन तो शो करते हैं, लेकिन ये हैं सब डिटर्मिनर, तो इसीलिए हमें हमेशा इन्हें नाउन के साथ लिखकर यूज करना पड़ता है। अब हम देख रहे हैं ये सेंट जो है ना, ये वर्ब है, ये नाउन तो है नहीं, तो अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनर आएगा नहीं, इस ब्लैंक में डिटर्मिनर्स बिना नाउन के नहीं आते। तो माई इसलिए गलत हो गया, आई इसलिए गलत हो गया। आई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो आई आने से रहा। माई डिटर्मिनर है, बिना नाउन के आएगा नहीं, नाउन कोई लिखा नहीं जिसको डिटर्मिन करना होता है, ये भी गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, मी और माइन। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम समझ लें तो कुछ आंसर समझ में आना शुरू होगा। अब देखो, ये जो माइन है, ये है प्रोनाउन। पोजेशन ये भी शो करता है, मतलब ये भी पोजेशन को रेफर करने के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये प्रोनाउन होता है। माइन जो है ये प्रोनाउन है, आवर्स प्रोनाउन है, योर्स प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है, हर्स प्रोनाउन है, और देयर्स प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे माई जो है वो डिटर्मिनर होता है, माइन प्रोनाउन होता है। जब नाउन लिखे हो तो डिटर्मिनर लिखा करो, जब नाउन नहीं लिखा हो उसकी जगह लिखना पड़े तो प्रोनाउन लिखा करो। अब माइन हो गया प्रोनाउन, ठीक है, मी भी प्रोनाउन है। अब हमें इन दोनों के डिफरेंस समझने कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है माइन में और माई में, ठीक है? तो जो मी है ना, ये है पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। माइन है पजेसिव केस का प्रोनाउन, जो पर्सन को नहीं उसके पजेशन को रेफर करेगा। तो मी जो प्रोनाउन है ना, वो स्पीकर के लिए यूज होगा। अगर स्पीकर ऑब्जेक्ट है तो मी, और सब्जेक्ट है तो आई। लेकिन जो माइन है वो स्पीकर के लिए नहीं, वो स्पीकर के पजेशन के लिए यूज होगा। तो कुल मिला के माइन जो है वो पर्सन को नहीं उसके पजेशन को रेफर करने के लिए होता है। एक ऐसे एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिखा ही हेल्प्ड मी, और आई हेल्प्ड हिम। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, मी और आई, इसमें मी और आई जो दोनों है ना वो सेम पर्सन है।
मतलब मी और आई के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये सेम पर्सन है, बस ये पर्सन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जब स्पीकर सब्जेक्ट है तो आई, ऑब्जेक्ट है तो मी, तो ये आई और मी जो दोनों प्रोनाउन होते हैं स्पीकर को रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो तो आई लिखना, ऑब्जेक्ट हो तो मी लिखना। तो मी और आई का मतलब है स्पीकर। लेकिन अगर हम माइन लिख देंगे तो वो स्पीकर नहीं, वो किसी और चीज को रेफर करेगा जो स्पीकर का पोजेशन होगी। जैसे कि दीज आर योर बुक्स एंड दोज आर माइन। अब ये जो हमने माइन लिखा है ना, ये माइन पर्सन को नहीं रेफर कर रहा है, ये उसके पोजेशन को रेफर कर रहा है। कौन से पोजेशन को? हाँ, बुक्स को। तो यहाँ पे माइन का मतलब है माई बुक्स। तो ये जो पजेसिव केस के प्रोनाउंस हमने लिखे हैं, माइन, अवर्स, योर, हिज, हर्स, देयर्स, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें पर्सन के पोजेशन को रेफर करना हो। तो मी का मतलब है मैं, अब माइन का मतलब है मेरे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे माइन का मतलब है बुक्स, यहाँ पे बात बुक्स की हो रही है, तो यहाँ पे माइन का मतलब हो गया माई बुक्स। यहाँ पे बात अंकल की हो रही है तो यहाँ पे माइन का मतलब हो जाएगा माई अंकल्स। यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है तो यहाँ पे माइन का मतलब हो जाएगा माई फ्रेंड्स। तो ये जो हम पजेसिव केस के नाउन्स लिखते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, उसी तरीके से वो जो पजेसिव केस के नाउन्स लिखे जाते हैं, वो मोहन्स जो पजेसिव केस में लिखा है ना, वो भी मोहन को नहीं, मोहन के पजेशन को रेफर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात फ्रेंड की हो रही है तो उसका मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा। तो जो हम पजेसिव केस के नाउन से पजेसिव केस के प्रोनाउंस लिखते हैं, वो पजेशन को रेफर करते हैं, ना कि उस पर्सन को। अब अगर ये बातें समझ में आ जाए तो एक छोटी सी बात और भी समझनी है। अब ये तो पता चल गया कि मी और माइन में क्या डिफरेंस है। अब हमें डिफरेंस इन दोनों का समझना है कि क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, क्वेश्चंस में देखें तो टोटल डिफरेंस बस आर्टिकल का है। यहाँ पे एन आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे द आर्टिकल लिखा है, इसके अलावा कोई दूसरा डिफरेंस है नहीं। इन दोनों आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है बेटा? अगर हम किसी नाउन के साथ में एन आर्टिकल लिखें और द आर्टिकल लिखें तो क्या डिफरेंस होगा? नहीं पता? पड़ोसी? हाँ, हाँ, द आर्टिकल डेफिनेट के लिए यूज होगा, एन आर्टिकल इंडेफिनेट के लिए। देखो बच्चा पढ़ा लिखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, इससे पूछा हूँ। ये मान ले बहुत से लोग हैं, ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं कि इन लोगों को जानते हो, और इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे तुम जानते हो। मान लो ये है वो पर्सन जिसे जानते हो। तो अब कैसे बताओगे? आई नो अ मैन, क्या आई नो द मैन? द मैन कैसे पता चला? द मैन ही लिखना है, ये मैन नहीं लिखना है? हाँ, तो ये स्पेशल है जिसे तुम जानते हो। मैं वो नहीं पूछ रहा, ये स्पेशल है जिसे तुम जानते हो? नहीं है? फिर तू बता। ये आएगा। द क्यों नहीं आएगा? डेफिनेट नहीं है, वो कौन सा मैन है जिसे हम जानते हैं? अच्छा, मतलब उस पर्सन को भी पता होना चाहिए जिसे हम जानते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब जो हमारे लिसनर है उसे पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं सोच रहा इस आदमी को भी पता होना चाहिए कि हम उसे जानते हैं। हाँ, खैर देखो, पता है क्या, असल में मुझे तो पता है कि ये आदमी कौन है, मैं अगर बता रहा हूं तो, लेकिन जिसको मैं बता रहा हूं उसे तो नहीं पता इनमें से कौन है। अब उसे ये पता है कि हाँ, ए का मतलब वन होता है। ए एन आर्टिकल जो होते हैं हमने पहले भी पढ़ा होगा, ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं। अब ये है प्लुरल, लेकिन हमें रेफर करना है किसी एक को। अच्छा, अब ए एन आर्टिकल से ये तो बदल जाएगा वन है, लेकिन वो है कौन सा वो तो उसको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। वो तो जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे या उसका कोई पर्टिकुलर फीचर बताएंगे, तब वो जान पाएगा कि वो पर्टिकुलर कौन है जिसे मैं जानता हूं। तो ये मुझे तो पता है वो आदमी कौन है, लेकिन जिसे मैं बताऊंगा उसे नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि इनमें से कोई एक है। तो अगर हमें इनमें से किसी एक को रेफर करना है, वन ऑफ मैनी को रेफर करना है, तो एन आर्टिकल। अगर हमें वन ऑफ मैनी को रेफर करना हो, वन ऑफ मैनी का मतलब कईयों में से एक, तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन लिखा करो। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अ मैन। और ए एन आर्टिकल यहाँ पे वन की वीकर फॉर्म है। आई नो अ मैन का मतलब वन मैन। चलो, अब मान लो कहीं ऐसा हो कि पर्सन एक ही हो और उसको लेकर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं, भाई इस आदमी को जानते हो?
ये एक आदमी है और तुमसे कोई पूछे इस आदमी को जानते हो, और तुम उस आदमी को जानते हो, तो क्या बताओगे? हाँ, क्या आएगा? द मैन। क्यों? उसे कैसे पता जिसे तुम बता रहे हो कि वो आदमी कौन है, जैसे तुम जानते हो? अच्छा, उसी ने क्वेश्चन पूछा। चलो, बत्ती तो देखो इसकी भी जल गई थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करें, द ओनली वन, तब तो फिर वो हमारे लिए डेफिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा द। अब इन दो एग्जांपल से तुमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा था वो ये है कि अगर हम कभी वन ऑफ मैनी को रेफर करें, तो वो जो वन होता है वो इंडेफिनिट होता है। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में ही बात कर रहे हो, तो फिर वो डेफिनिट होता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर को रेफर करते हैं, द ओनली वन, तो द लिखा करो उस नाउन को रेफर करने के लिए। लेकिन जब हम वन ऑफ मैनी को रेफर करते हैं, कईयों में से किसी एक को, तो एन आर्टिकल लिखा करो। तो एन आर्टिकल का मतलब होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जनरली कोई नाउन तब होता है जब वो वन ऑफ मैनी हो, कईयों में से एक हो, मतलब उसके जैसे और भी हैं, तब वो इंडेफिनिट बनेगा। अगर वो द ओनली वन है और कोई भी नहीं है उसके जैसा या उससे रिलेट करने के लिए, तो वो डेफिनेट हो जाएगा। अब जब ये बातें समझ में आ गए, तो यहाँ पे आ जाओ। अगर हम एन अंकल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर्सन के अंकल एक ही होंगे या और भी होंगे? ऑब्वियस बात है और भी होंगे, क्योंकि और नहीं होंगे तो एन आर्टिकल तो आएगा नहीं। एक ही अंकल होंगे तब तो वो डेफिनेट हो जाएगा, द आएगा। तो इसका मतलब इसके अंकल और भी होंगे। तो मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई वन ऑफ मैनी वाली, कईयों में से एक को। अब कई अंकल होंगे, लेकिन गिफ्ट एक ने भेजा, जिसने गिफ्ट भेजा उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन चूंकि ये पार्ट है उस टोटल का, तो ये तो वो पर्सन हो गया जिसने हमें गिफ्ट भेजा, लेकिन ये टोटल है नहीं, क्योंकि अंकल और भी होंगे। तो यहाँ पे हमें उस टोटल को रखना पड़ेगा, मैनी को, जिसका ये पार्ट है। यहाँ पे मतलब अंकल्स मानना पड़ेगा टोटल को। ठीक है, तो अंकल्स के लिए अगर हमें प्रोनाउन लिखना हो, तो हम क्या लिखें, मी या माइन? बस ये आंसर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, एन अंकल ऑफ माइन। फिर से समझ लेना, माइन का मतलब है माई अंकल्स, माई अंकल्स का मतलब टोटल। और उन टोटल में से एक कोई अंकल ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, द अंकल लिखा। द अंकल लिखने का मतलब अंकल और भी होंगे कि नहीं होंगे? और तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर ये पर्सन के साथ हम द लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेफिनेट पर्सन है और टोटल है, मतलब इसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं बचा। तो अगर ये पर्सन एक ही है, तो ये वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन तो हुई नहीं। तो अगर हम माइन लिख देंगे, तो वो किस टोटल को रेफर करेगा? वो तो हमारे पास कोई टोटल अब है ही नहीं, तो माइन ऑप्शन अब गलत हो जाएगा। अब लिख दो मी। तो जब हम वन ऑफ मैनी को रेफर करें, ठीक है, तो वो जो पार्ट हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑफ के बाद में उसका टोटल लिखा करो। उस टोटल को रेफर करने के लिए हम पजेसिव केस के नाउंस प्रोनाउंस लिख देते हैं। लेकिन अगर हम द आर्टिकल लिखेंगे, तो इसका मतलब जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो पर्सन एक ही है और नहीं है। तो अगर और नहीं है, तब फिर टोटल मत लिखना। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब फ्रेंड ऑफ मोहन का मतलब मोहन के फ्रेंड एक ही होंगे या कई? कई होंगे। अब ये एक वो है जो मुझे वहां मिला, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन ये एक किसका पार्ट है? वो टोटल अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। उस टोटल का मतलब है मोहन के सारे फ्रेंड्स। अगर मोहन के फ्रेंड्स को मैं रेफर करना हो, तो हम मोहन लिखे या मोहन्स? मोहन्स। तो ये जो मोहन्स हमने पजेसिव केस में लिखा ना, इससे ये पता चल गया कि बात मोहन की नहीं, उसके पजेशन की हो रही है। अब वो इससे पता चल ही जाएगा बात फ्रेंड की हो रही है। तो मोहन्स का मतलब हो गया फ्रेंड्स ऑफ मोहन। द फ्रेंड लिखने का मतलब कितने फ्रेंड? एक। अच्छा, वो जो एक है उसको हमने यहाँ लिखी थी, आपको टोटल हमारे पास बचा नहीं। तो अगर टोटल कोई और बचा ही नहीं रेफर करने के लिए, तो पजेसिव कैसे कैसे रेफर कर रहा है जब किसी को रेफर ही नहीं करना? तो इसको ऐसे लिख दो। एक और क्वेश्चन देखो। ये दोनों सही है, दोनों गलत? जल्दी बोल भाई। हाँ, क्या? नहीं पता? तो सोचो। नहीं पता, सोच। नहीं पता। एक चीज सोचो, पहले हफ्ते में बढ़िया पढ़ा के मैं एडमिशन करवा लूं, बाद में मैं भी ये कह दूं मुझे नहीं पता है?
अरे भैया सोचो ना, खोपड़ी दी है, कुछ समझाया गया, कुछ बताया गया, इतने दिन से यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ सीखा समझा होगा, उन सारी चीजों का यूज करके देखो। ऐ वही जैसे किराए पे आए हो डल से। पड़ोसी जगह, पड़ोसी, दोनों सही दोनों गलत? दोनों की एक, दोनों सही है बच्चे की, कोई एक ही सही है? अब बोर्ड में छेद कर देगा क्या? है, इतना फोकस का है? कौन सा सही है एक? पहला, दूसरा गलत क्यों है? सारे थोड़ी टीचर हो जाएंगे। हाँ, सारे थोड़ी भाई टीचर हो जाएंगे, कुछ ही तो हो पाएंगे। दोनों ही सही है। अब देखो ये दोनों ही सही है, इसका मतलब है कि भाई एक है और वो टीचर है, इसका मतलब है एक से ज्यादा है और सारे टीचर हैं, ठीक है। तो अभी तो खैर ये दोनों ही सही है। अब मान लो हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जहां पे भाई कई हो लेकिन टीचर एक ही हो, तो फिर इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं, फिर हमें कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा। तो मान लो हमने ऐसे लिख दिया, माई ब्रदर इज अ टीचर। तो मैंने लिख दिया माई ब्रदर इज अ टीचर, कि मेरा एक भाई टीचर है। तो अब ये लिख देने से क्लियर होगा कि भाई और भी होंगे, एक भाई अगर टीचर है ये हम बता रहे हैं तो इसका मतलब और भी होंगे, जरूरी होंगे। लेकिन अब मीनिंग भले ही हमारा सही हो गया लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गया। ये जो हमने माई डिटर्मिनर लिखा ना, इसने ब्रदर को डिफाइन कर दिया कि विच ब्रदर, हुज ब्रदर, किसका भाई, कैसा भाई, तो माई से वो डेफिनेट हो गया। एन आर्टिकल उन नाउन्स के साथ यूज होते हैं जो इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट अगर ये है तो फिर ये माई गलत है, और माई अगर लिख दिया तो फिर ए गलत है। तो ये दोनों डिटर्मिनर यहाँ पे हो गए गलत। तो अब इस सेंटेंस को देखो, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें इस सेंटेंस को ऐसा लिखना पड़ेगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर। अब जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वो वन हो गया पर्सन जो टीचर है, मतलब ये वो भाई जो टीचर है, और ये माई ब्रदर्स का मतलब टोटल, माई ब्रदर्स का मतलब माई टोटल ब्रदर्स। तो ये टोटल हो गया, ये वन हो गया, तो मतलब ये वही वाला हो गया सिचुएशन वन ऑफ मैनी वाली। तो ये टोटल ब्रदर्स हो गए, उनमें से जो भाई है मतलब जो टीचर है उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, जो टीचर है वो टोटल नहीं है, वो पार्ट है, अगर वो टोटल होता तो हम ऐसे लिखते। अब ये जो हमने वन लिखा है ना, ये वन वर्ड जो है ये एज ए नाउन मतलब रिप्लेस कर रहा है उस पर्टिकुलर ब्रदर को जो टीचर है। अगर हम चाहें तो इस वन को हटा के उस पर्सन को ही लिख दें जो टीचर है। तो उसको जब हम लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा अब ब्रदर। अब ब्रदर क्यों लिखना पड़ रहा है समझ रहे हो? वन ऑफ मैनी, कईयों में से कोई एक। तो ये हो गया अब ब्रदर, फिर ये ऑफ प्रिपोजिशन आ गई। अब उसके बाद फिर से हमें माई ब्रदर्स को लिखना है। लेकिन अगर हमने एक बार ब्रदर नाउन लिख ही लिया तो बार बार क्यों उसको प्रोनाउन नाउन को बार बार रिपीट करें, उसकी जगह प्रोनाउन लिख देते हैं। अगर माई ब्रदर्स की जगह हमें प्रोनाउन लिखना पड़े तो क्या लिखें, आई या मी? माइन, तो हमें लिखना पड़ेगा माइन। सो अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ टीचर। तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। हम्म, कहाँ बेटा? अच्छा टीचर्स लिख दिया क्या? नहीं, टीचर लिखो इसे। तो अब ये जो हमने वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर लिखा है या ब्रदर ऑफ माइन टीचर लिखा है ना, इन दोनों के मीनिंग सेम है। अब होता है क्या, वन ऑफ माई ब्रदर्स ये कॉमन एक्सप्रेशन है, मतलब ये सबसे कॉमन यूज मतलब तरीका है जो यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। अब वो जो हमने लिखा है ना एन अंकल ऑफ माइन, उसका मतलब है वन ऑफ माई अंकल्स। और वो जो लिखा फ्रेंड ऑफ सरल मोहन्स, उसका मतलब है वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ सरल। चल, एक छोटी सी चीज यहाँ पे और भी समझ लेना। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम्स, एजुकेशन लिख दो या कार्स लिख दो, राम्स कार्स लिख दिया। तो हमें पता है इसमें जो मेन सब्जेक्ट है हमारा या ऑब्जेक्ट है वो है कार्स। किसकी कार है किसकी नहीं है बताने के लिए हमने पजेसिव केस में राम्स लिख दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कार्स ऑफ राम। अभी जो हमने राम्स लिखा है ना पजेसिव केस में, और ये ऑफ प्रिपोजिशन के साथ में राम लिखा है, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ये दोनों ही हुज का रिप्लाई है। कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ,
क्या नहीं लिख सकते? पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली क्यों नहीं लिख सकते? किसने कह दिया नहीं लिख सकते? हाँ, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि देखो इनमें डिफरेंसेस जरूर होते हैं, ठीक है, वो मैं अभी चलो समझा भी दूंगा पजेसिव केस के बाद में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये किसने कह दिया कि दिल्ली पॉपुलेशन लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली नहीं लिख सकते? एम ही मौज में। ऑफ कहीं भी आ सकता है, पजेसिव केस नहीं है वो अलग बात है। पजेसिव केस गलत हो सकता है, लेकिन ऑफ हमेशा लगभग सही होता है, हर जगह सही होता है। हाँ, तो फादर और राम गलत हो गया। हाँ, तो हिला हुआ था जिसने ये कह दिया। एक से एक भरे पड़े हैं। प्रेपोजिशंस कभी गलत नहीं जाते हैं। मतलब जो भी स्ट्रक्चर हम एज ए सब्स्टिट्यूट टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो भले ही गलत हो जाए, प्रेपोजिशन का यूज कभी गलत नहीं होता। तो जैसे हमने ये लिखा राम्स कार्स और कार्स ऑफ राम, ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग एक ही है। अब होता क्या है, ये जो हम पजेसिव केस यूज करते हैं ना, इसी को अगर हम चाहें तो ऑफ प्रिपोजिशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। एक यूट्यूब पे वीडियो है, वैसे देखो इसका कंपटीशन से कोई लेना देना होता नहीं है, वैसे दिमाग खराब होता है इंग्लिश में लोगों का, ठीक है। ये जो हम नाउन के केसेस पढ़ते हैं ना, ये हमने पढ़े कल वोकेटिव और अपोजिटिव और फलाना ढिमकाने जितने, इनमें से अपोजिटिव केवल इंग्लिश में यूज होता है, बाकी कहीं नहीं यूज होता, ठीक है। और ये जो हमने वोकेटिव पढ़ा, नॉमिनेटिव पढ़ा, एक्यूजेटिव पढ़ा, ऐसा नहीं केवल इतने केसेस हैं, केसेस के अलावा भी होते हैं। इंग्लिश में अब चलन में इतने ही है, ठीक है। संस्कृत में जितने तुमने पढ़े ना, कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, संबोधन, अधिकरण, अपादान, ठीक है, वो सारे केसेस होते थे लैटिन में, जिससे ये इंग्लिश बनी। लेकिन वो सारे केसेस चले गए और उनकी जगह प्रेपोजिशंस आ गए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो प्रेपोजिशंस है ना, वो केसेस का ही सब्स्टिट्यूशन है। संस्कृत में प्रीपोजिशंस नहीं, वहां पे ये केस काम करते हैं, मतलब जो वर्ड नाउन की फॉर्म होती है वो केस को रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिश में क्या है, अपादान जो है, संप्रदान जो है, और एक होता है मतलब क्या नाम, उसी तरीके से हमने माई ब्रदर्स लिखा है, इसको हम द ब्रदर्स ऑफ मी लिख सकते हैं। तो मतलब हम चाहें तो इन्हें भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी इनके पॉसिबल तरीके हैं। तो जब हमें टोटल को रेफर करना होता है, ठीक है, तो ये जो माई है और ऑफ मी है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो माई ब्रदर्स आर टीचर्स, द ब्रदर्स ऑफ मी आर टीचर्स। अब ये जब टोटल को रेफर करना है ना, तो देखो हमने द लिखा, ठीक है, एक ही भाई है, द ब्रदर ऑफ मी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये जो माई ऑफ ब्रदर लिखा है ना, अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें टोटल नहीं, टोटल में से किसी एक को रेफर करना है। तो हमने कल पढ़ा था कि जब भी हमें पार्ट और टोटल को रिलेट करना हो तो प्रिपोजिशन ऑफ लिखनी चाहिए। तो फिर हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स, या ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रदर ऑफ मी। तो पार्ट एंड टोटल को हमेशा रिलेट करने के लिए ऑफ प्रिपोजिशन यूज किया करो, बाकी ये पॉसिबिलिटीज दोनों ही होती है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो यहाँ पे बताया गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, दे हैव अरेस्टेड अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर। दूसरा, दिस कार ऑफ यू is very nice. They have invited every friend of us. अभी दो तीन क्वेश्चन देखो।
They have arrested a servant of the minister. This car of you is very nice. They have invited every friend of us. अगर हम ये लिख रहे हैं दे हैव अरेस्टेड अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर, तो इसका मतलब मिनिस्टर क्या है, सर्वेंट एक ही होगा या कई होंगे? कई होंगे। ए आर्टिकल का मतलब वन ऑफ मैनी होता है। जब हम ए एन आर्टिकल लिखते हैं ना, तो इसका मतलब वो पर्सन इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट जनरली कोई तभी होता है जब वो कईयों में से कोई एक हो। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर, तो इसका मतलब ये वो हो गया वन जिसको अरेस्ट किया गया। अब ऑफ के बाद आएगा इसका टोटल। टोटल का मतलब क्या, मिनिस्टर या मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स। अब ये जो हमने मिनिस्टर्स पजेसिव केस में लिखा है, किसे रेफर कर रहा है? हाँ, मिनिस्टर के सारे सर्वेंट्स को। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दे हैव अरेस्टेड अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट में जो दिस कार ऑफ यू, अगर हम ये कह रहे हैं दिस कार ऑफ यू, तो इस पर्सन के पास कार एक ही होगी और भी होंगी? हाँ, कायदे से तो और भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दिस कह रहे हैं तो होगा कहीं ना कहीं पे दैट भी। मतलब कोई दो चीजें होंगी, उनमें से एक को रेफर करना होगा। तो हमने दिस कार ऑफ यू लिखा है, तो दिस कार ऑफ यू का मतलब दिस पर्टिकुलर, नॉट द अदर वन। तो अगर हम दिस कार लिख रहे हैं तो इसका मतलब और भी कार होगी, तो इसका मतलब ये वही वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन हो गई। ये वो वन हो गया जिसको हमें रेफर करना है, यहाँ पे वो टोटल आएगा। टोटल का मतलब कार्स। अब कार्स को रेफर करने के लिए अगर हमें यू का केस लिखना पड़े तो क्या लिखें? योर्स। सो दिस कार ऑफ योर्स, योर्स का मतलब टोटल कार्स ऑफ यू, यू की सारी कार्स। और दिस कार का मतलब उनमें से वो वाली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पार्ट, वो हो गया टोटल। फिर हमने लिखा दे हैव इनवाइटेड एवरी फ्रेंड ऑफ अस। अब देखो, एवरी फ्रेंड अगर हम लिख रहे हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ईच एवरी वगैरह वगैरह, ये टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इंडिविजुअल बना देते हैं या यूनिट बना देते हैं। तो अगर हम एवरी फ्रेंड लिख रहे हैं तो ऐसे ही पता चल गया यहाँ पे कोई एक तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एवरी लिख रहे हैं, ईच लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, नीदर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे अवेलेबल ऑप्शन और भी होंगे। तो ये जो हम एवरी फ्रेंड लिख रहे हैं ना, ये वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन ही हो गई। ये पार्ट हो गया। यहाँ पे टोटल आएगा आवर्स। तो जब भी पार्ट एंड टोटल को रेफर करना हो तो हमेशा ऑफ का यूज किया करो, और ऑफ के बाद में टोटल लिखा करो। टोटल का मतलब वो जिसके पार्ट को हम रेफर कर रहे हैं। हम्म? अस का मतलब स्पीकर, ठीक है। और आवर्स का मतलब स्पीकर के सारे फ्रेंड्स। तो हम इस फिर इसको ऐसे लिखेंगे, एवरी फ्रेंड ऑफ आवर्स, दिस कार ऑफ योर्स, एंड अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन में हमने लिखा, someone has stolen one of the guest's bag. Someone has stolen one of the guest's bag. अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। हे प्रभु दीनदयाल विरस संभारे। ये बच्चा जो ग्रीन टी शर्ट पहने, ये सेंटेंस बता सही है गलत? हाँ, सही है। पढ़ तो ले सेंटेंस को। अभी भी सही लग रहा हो तो ये दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं बच्चे, फिर तुम इसका आंसर बताओ, उसे छोड़ो। वन ऑफ द बॉय इज absent
वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। इनमें से बता कौन सा सही है, बी सेंटेंस या सी सेंटेंस? बी सही लिखा या सी सही लिखा? क्या दोनों सही लिखे या दोनों गलत लिखे? बोलेगा ही नहीं। अबे ये दोनों सही है, दोनों ही गलत, एक सही है गलत, क्या कहानी है? सी सही है। तू कुटेगा किसी दिन हिले हुए? ये चीजें तो अपने आप सीख लिया करो, इनके लिए भी कोचिंग चाहिए क्या अब? यहां देखो, जैसे हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो ये ऑफ प्रिपोजिशन हम यूज करते हैं पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए, तो वन पार्ट हो गया। अगर वन किसी का भी पार्ट होगा तो टोटल हमेशा मोर देन वन होगा। तो अगर टोटल हमेशा मोर देन वन होगा तो हमें उसे प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा बॉयज, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो हम बॉयज लिख रहे हैं, ये ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये जो हम वर्ब लिखेंगे उसका सब्जेक्ट ये वन हो जाएगा। अच्छा, कल हमने पढ़ा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका अपना कोई नंबर नहीं होता, तो उनका नंबर वही माना जाता है जो उनके टोटल का हो। लेकिन वन कोई फ्रैक्शन नहीं है तो न्यूमरल है, ये तो होल नंबर है वन। तो अगर ये फ्रैक्शन होता तब तो हम मान लेते यार सही है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरल है, यूनिट होती है वन, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर आएगी। तो दोनों ही गलत है, उसमें बॉयज लिखना है, इसमें इज लिखना है। फिर से पूछ रहा हूं, वो ए सेंटेंस सही या गलत? अबे वो सेंटेंस ए जो लिखा वो सही लिखा या गलत लिखा? आऊं, वहीं आऊं? फिर बोलता क्यों नहीं? ए सेंटेंस सही लिखा है गलत? गलत लिखा ना? हाँ तो सही करो। क्या करें सही हो जाए? दिल्ली की जगह कानपुर लिखे हैं? इतने ऐसे सिर्फ पागल है बताओ, हैं? सिटीज लिखो यहाँ पे। ये तो मैं मौज में बता रहा हूँ तुम्हें, वास्तव में ये क्वेश्चन बताने ताने वाले क्लास में नहीं होते हैं। ये भी बच्चों को बताओगे, 10 मिनट खराब कर दिए ये बताने के लिए वन ऑफ के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा, काहे की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार? ये भी टीचर आके बताए कि वन ऑफ के बाद में वर्ब प्लूरल आएगी और वो हम उसके लिए हम कोचिंग ले रहे हैं, ये तो अपने आप जान लो, छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो वो जो हमने सिटी लिखा ना उसको सिटीज लिखना पड़ेगा, अगर ये वन ऑफ ना लिखा होता तो वो सही था। तो देखो मैं फिर से एक बार बात खत्म करता हूं यहाँ पे। अगर हम कभी वन ऑफ लिखें, ईच ऑफ लिखें, इधर ऑफ लिखें, नीदर ऑफ लिखें, तो इनमें से वन जो है ये न्यूमरल है, हालांकि डिटर्मिनर ये सारे ही हैं, वो न्यूमरल है। ईच, इधर, नीदर ये डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं। तो जब भी हम इनका यूज करेंगे तो इनके बाद में लिखे गए नाउन हमेशा प्लूरल होंगे, क्योंकि अगर ये पार्ट है तो जो भी टोटल है वो इनसे ज्यादा होगा, अगर ये सिंगुलर है तो टोटल हमेशा प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। तो इनके बाद में जो भी नाउन लिखोगे या प्रोनाउन लिखोगे वो हमेशा प्लूरल नंबर का लिखना, ईदर ऑफ द साइड्स, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज ऐसे। लेकिन फिर वो जो बाद में वर्ब लिखोगे वो वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं यूज होगी, क्योंकि ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब यूज होगी इन चारों के अकॉर्डिंग, ये चारों सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर लिखना। बट समवन हैज स्टोलन वन ऑफ द गेस्ट बैग, ठीक है। अब यहां जाओ, अब ये देखो ये चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए थी, चलो मान लो नहीं पता थी तो हमने अपनी डिस्कस कर लिया, बात खत्म हो गई। अब इस पे आ जाते हैं, अब इस पे हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने वन ऑफ लिखा, तो इसका मतलब वन ऑफ के बाद जो भी हम नाउन प्रोनाउन लिखेंगे वो प्लूरल लिखना पड़ेगा। अब हमने दो नाउन लिखे, एक लिखा पजेसिव केस में गेस्ट, और एक लिखा बैग पजेशन, ठीक है। अच्छा, प्लूरल दोनों में से एक भी नहीं है, ना हमारा पजेसिव केस वाला नाउन प्लूरल है, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो वह जो अपस्ट्रॉफी वो इसके बाद में होती, और ना ही बैग प्लूरल है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत, ठीक। वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, ईदर ऑफ के बाद में, नीदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल लिखा करो। अब इनमें से कोई भी प्लूरल नहीं है, ना पजेसिव केस प्लूरल है ना पजेशन प्लूरल है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। अब हमें करना है सही, ठीक है। सही करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि वन जो है ये किसकी जगह पे यूज हुआ है, गेस्ट की जगह पे या बैग की जगह पे? हाँ, किसकी जगह यूज होगा? अब तुम अपने आप मान लो जो चाहे, ठीक है, लेकिन वैसे तो कोई नहीं बता सकता, कोई समझदार आदमी तो बता नहीं पाएगा। क्या पता, क्या पता बहुत से गेस्ट हैं उनमें से किसी एक गेस्ट का बैग खो गया हो,
क्या पता कोई एक पर्टिकुलर गेस्ट रहा हो, उसके बहुत से बैग रहे, उनमें से एक बैग खो गया हो। तो कोई नहीं बता सकते वन ऑफ किसके लिए यूज हो रहा है। अगर पहले से प्लूरल फॉर्म लिखी होती, मान लो बैग्स लिखा होता, तो हम तब भी रिलेट करके जान लेते बैग्स के लिए यूज हो रहा है। या पहले से गेस्ट लिखा होता है प्लूरल फॉर्म में, तो भी हम जान जाते हैं वन गेस्ट के लिए यूज हो रहा है। जब वहां पे कोई प्लूरल लिखा ही नहीं तो कैसे जान पाओगे? क्या जो चाहे मान लो, चाहे ये मान लो कि बहुत से गेस्ट थे, उनमें से एक गेस्ट का बैग हो गया, और चाहे ये मान लो कोई एक डेफिनेट गेस्ट था, उसके बैग कई थे, उनमें से एक बैग हो गया। तो सब्जेक्टिव होके अपना जो चाहे मान लो, ऑब्जेक्टिवली इसमें कोई नहीं बता सकता कि क्या सिचुएशन रही होगी। खैर, अब ये गलत तो है, हमें इसे सही करना है। अब हमें पता है कि हमें पता नहीं कि इनमें से क्या है, मतलब कौन सही है कौन गलत है, गेस्ट ज्यादा है बैग ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं पता। तो अगर मान लो हम कोई करेक्शन कर भी दें, तब भी उसके गलत होने के स्कोप बने रहेंगे। हो सकता है दूसरा आदमी ना माने हमारी बात, वो माने कि बैग बहुत रहे होंगे। तो जब भी वन ऑफ के बाद में पजेसिव केस लिखते हो ना, तो ऑफ के साथ लिखा करो, अपस्ट्रॉफी के साथ नहीं। तो जब इसको सही करके लिखोगे ना, तो ये अपस्ट्रॉफी हटा के लिखना, ऐसे लिखना, समवन हैज स्टॉलन वन ऑफ द बैग्स ऑफ द गेस्ट। अच्छा, ऐसे लिखने से सारा कंफ्यूजन हो जाएगा खत्म, फिर कोई आर्गुमेंट की वजह नहीं बचेगी। अब जब हम लिखे ना वन ऑफ द बैग्स, तो ये क्लियर हो गया कि बैग्स कई थे, गेस्ट एक था, एक गेस्ट के कई बैग रहेंगे, उनमें से एक हो गया। अच्छा, अगर मान लो ऐसा ना रहा हो, वो दूसरी वाली सिचुएशन रही हो, तो फिर हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, समवन हैज स्टॉलन द बैग ऑफ वन ऑफ द गेस्ट। अच्छा, अब देखो इससे भी क्लियर हो गया कि गेस्ट कई थे, उनमें से किसी एक गेस्ट का बैग हो गया। तो अब हमें यहां से दो चीज समझनी है, वन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लुरल, और पजेसिव केस वन ऑफ के बाद कभी भी अपस्ट्रॉफी के साथ नहीं लिखा करो, हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन के साथ लिखा करो। अगला क्वेश्चन देखो, ही स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। ये भी देखो इसी टाइप का, ही स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। अब हमने वन ऑफ लिख दिया, लेकिन उसके बाद नाउन प्लूरल नंबर में नहीं लिखा, ना हाउस लिखा और ना मिनिस्टर लिखा। अब गलत तो है ही है, सही करना है, लेकिन सही करने के लिए हमें पता भी होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है ही नहीं। हो सकता है मिनिस्टर एक रहा, उसके कई घर रहे, उनमें से किसी एक घर पे रुका हो सकता है कि मिनिस्टर कई हो, उनमें से किसी एक के घर पे रुका हो। तो मतलब हमारे पास ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं जिससे हम जान पाए कि हम प्लूरल किसको लिखें, हाउस को लिखें या मिनिस्टर को लिखें। तो जब इसको सही करोगे ना, तो ये पजेसिव केस खत्म कर देना, नहीं तो वो कंफ्यूजन फिर बना रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही स्टेड एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर, वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर। ऐसे लिखने से ये माना जाएगा कि मिनिस्टर एक ही था, उसके घर कई थे, उनमें से किसी एक घर पे जाके वो रुका। अब मान लो ऐसा ना रहा हो, मिनिस्टर ही कई रहे हो, उनमें से किसी एक के घर पे रुका हो, तो फिर ऐसे लिखना, ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल नंबर में लिखा करो, वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अगर ये सब्जेक्ट हो वन ऑफ ईच ऑफ, तो पजेसिव केस हमेशा ऑफ के साथ लिखा करो, इनके बाद पजेसिव केस के लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज मत किया करो, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो ये हमारा पजेसिव केस का एक यूज है जो कल से बचा हुआ था। एक और देखना। हाँ, हाँ, ये भी सही, ये भी सही। हाँ, एनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स लिखो। हाँ, एनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, अबव स्टेटमेंट्स का मतलब माना जाएगा द गिवन, जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स हैं। और वैसे भी एनी ऑफ के बाद में लिखोगे तो उसके बाद भी नाउन प्लूरल ही आएगा।
मैं समझा नहीं है, तूने पूछा क्यों? इसमें क्या पूछने वाली बात थी? हाँ तो क्या समझ गया, मुझे भी समझा। मुझे तो समझ में नहीं आई बात पूछने वाली क्या थी, इसमें क्या ऐसा पूछ के हमने जान लिया? क्या पूछ के जान लिया मान लो? नहीं, अब बता तो सही, ये क्वेश्चन पूछ के तूने क्या सीखा? भाई मुझे भी तो पता चले मैंने सिखा क्या दिया। सिखाने वाले को पता ही नहीं मैंने क्या सिखा दिया। अब आपको अब वजह से लिख रहा था। हाँ हाँ, गर्मी बहुत होती है, दिमाग पे चढ़ गई मान लो। क्या करेगा आदमी, ऐसे अंट संट पूछेगा फिर। ईसा मसीह है, जब उनको क्रूसीफाई किया गया तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ पैर में कील ठोक दी, ऐसे ही था ना? क्रॉस पे उनको टांगा और हाथ पैर में, जिंदा ही थे वो, उनके हाथ पैर में कील ठोक दी। और उनके साथ में जो दो दाएं बाएं और जिनको क्रूसीफाई किया गया वो लोग चोर थे। चोर के साथ में उनको पनिश किया गया, मतलब उस समय के खैर बदतमीज लोग थे थोड़ा, आज भी होते हैं। अब कील विल नहीं ठोक पाते लेकिन। तो उन्होंने क्या बोला जब उनके हाथ पैर में कील ठोकी गई, तो वो क्या बोले? ईसा मसीह। क्या बोले वो जब उनके कील ठोकी पैर में, तो वो क्या बोले? छोड़ दो। है, छोड़ दो छोड़ दो। क्या बोले? पीरियड ड्रामा मूवी पसंद हो तो एक बड़ी अच्छी मूवी है द रीजन, वो देखना। मतलब वो जीसस क्राइस्ट के शुरुआत से लेकर डेवलपमेंट और फिर उनका क्रूसिफिकेशन और उसके बाद में फिर से उनका रिनकार्नेशन, वो सब उसमें द रीजन। अच्छी मूवी है इंग्लिश की। तो खैर ये उस अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका उस मूवी से कोई लेना देना नहीं, बड़ा सीरियस मैटर है वो जिससे वो मूवी बनी है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ मजाक करना चाह रहा था। ठीक है, तो पता है क्या बोले? असलियत में वो ये बोले कि हे परमात्मा, इन लोगों को माफ करना क्योंकि इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं। अगर इन्हें पता हो ये क्या कर रहे हैं तो फिर ऐसा पाप ना करें। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि इग्नोरेंट है, दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिन आर दे कमिटिंग। तो उन्होंने मतलब उन लोगों के लिए जो वो जिंदा थे, उनके हाथ पैर में कील ठोक रहे थे, उनके लिए उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि इन्हें माफ कर देना, मतलब इनको इस ये जो कर रहे हैं इस हरकत की इन्हें सजा मत देना क्योंकि इन्हें पता नहीं है, अगर पता होता तो शायद ये ना करते। मतलब इतनी दयालुता थी। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपनी हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीन दूसरा है। यहाँ पे चक्र है, सुदर्शन त्रिशूल है, वो घुसे देंगे पेट में, ठीक है। मतलब पंगा लेके तो देखो रेल बना देंगे। तो हमारे यहाँ भी देवी देवता है, हमारी माइथोलॉजी भी है, लेकिन हमारी माइथोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ का मामला है। ठीक है, भाले हैं, त्रिशूल है, चक्र है। हनुमान जी के पास गदा है, एक ही धर देंगे काम हो जाएगा, आदमी का दोबारा नहीं उठेगा। मतलब एक गदा लगे वो पानी नहीं मांगेगा दोबारा। ठीक है, तो हमारे यहाँ का मामला थोड़ा सा हिंसक वाला है। काली माँ थी, उन्होंने तो अपने पति जी को नहीं छोड़ा, रेल बना दी। ठीक है, तो ये है। हालांकि देखो इसको कोई अदरवाइज ना ले, बात केवल मैं मजाक में कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं ये तो नहीं कहूंगा धार्मिक हूँ, लेकिन हाँ आस्तिक हूँ, तगड़ा आस्तिक हूँ, ईश्वर में बड़ी तगड़ी आस्था रखता हूँ। ठीक है, सब उसी का मानता हूँ और उसी का प्रसाद मान के एंजॉय करता हूँ, लेकिन धार्मिक नहीं हूँ। आस्तिक बहुत बड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई चीज किसी भी जगह से हमें सीखने को मिले और अच्छी हो तो हमें माननी चाहिए। धार्मिक आदमी ढीठ हो जाता है, वो अपने अलावा अपने गलत को सही में ठहराने की कोशिश करता है। मैं उनमें से नहीं हूँ, सही किसी के साथ भी कुछ भी है तो उसको मानना चाहिए। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो जो कंपैशन होता है ना, अगर कंपैशन जो है वो वास्तव में अगर कंपैशन का ये एग्जांपल देखना है तो फिर आप जीसस क्राइस्ट देखो, भगवान बुद्ध देखो। अपने यहाँ भी है, लेकिन वो ज्यादा बोले चाले नहीं जाते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें माफ कर देना कि इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, अगर इन्हें पता हो कि क्या कर रहे हैं तो शायद ये ऐसा ना करते, तो ये इग्नोरेंट है। ठीक है, फॉरगिव देम। ये बात मैंने इस बच्चों को लेकर कही। इसे पता ही नहीं क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे भी वैसे जीसस क्राइस्ट वाली फीलिंग आती है। हालांकि कीले नहीं मेरे ठोके जा रहे। अबे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कुछ तो सोच लो है। ठीक है, अगर इसको पता हो तो पूछे थोड़ी, लेकिन इसे पता ही नहीं क्या पूछ रहे। अगर इसे पता हो ये क्या पूछ रहे थे नहीं पूछे, ऐसे मौज है। ठोक दो कीले जिंदा आदमी के। अगला क्वेश्चन देखो। राम एंड श्याम हेल्प्ड इन होमवर्क ऑफ ईच अदर्स।
अरे अब देखो, ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, कई बार ऐसे पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, ये भी पजेसिव केस का यूज है जो हमें समझना है। इसको वैसे तो ये एग्जांपल थोड़ा सा मुझे लगा ट्रिकी हो गया, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम इस बात को सिंपल तरीके से समझना चाहें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम राम्स कार्स को लिखें, तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास एक ही होता है कि हम कार्स ऑफ राम लिख दें। लेकिन क्या ये भी तरीका हो सकता है कि कार्स ऑफ राम्स लिख दें? अगर हम कार्स ऑफ राम्स लिखें तो क्या ये सही होगा? हाँ, वही जीसस क्राइस्ट वाली फीलिंग फिर मुझे आ गई, फिर जीसस क्राइस्ट वाली फीलिंग आ गई। हाँ, अब यही कहता हूँ, फिर इन्हें छोड़ दो, अब इन्हें पता तो है नहीं है क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इन्हें पता ही हो क्या कह रहे हैं तो ये शायद कहे ना। फिर से पूछ रहा हूँ, कार्स ऑफ राम्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसे नहीं लिख सकते। कार्स ऑफ राम्स अगर कहीं पे लिखा हो तो हम इसको सही मान सकते हैं, लेकिन तब हमें यह मानना पड़ेगा ये कार्स राम की नहीं, किसी और की है जो राम से रिलेटेड है। मान लो राम के पिताजी, राम का भाई, राम का फ्रेंड। तो राम्स जो पजेसिव केस है ना, ये राम को रेफर नहीं करेगा, ये रेफर करेगा किसी और को जो राम से रिलेटेड है, उसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा सेंटेंस में। तो ऐसा नहीं कि कार्स ऑफ राम्स लिखोगे तो गलती हो जाएगा, लेकिन तब हमें पता होना चाहिए कि राम्स जो है ना पजेसिव केस है, रेफर किसे कर रहा है, क्योंकि पजेसिव केस जो होते हैं वो हमेशा किसी न किसी को रेफर करने के लिए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल में हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट था वो था राम, तो इसका मतलब राम्स कार्स को अगर हम लिखेंगे तो राम्स कार्स को ऐसे लिख पाएंगे। ये सेंटेंस, ये फ्रेज गलत नहीं है, ये फ्रेज सही है, लेकिन तब इसके लिए हमें अलग से कॉन्टेक्स्ट तैयार करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बात राम की नहीं किसी और पर्सन की हो रही है जो राम से रिलेटेड है। अभी तो फिलहाल में गलत। तो अगर हम पजेसिव केस को ऑफ प्रिपोजिशन के साथ में लिखेंगे, ठीक है, तो जो नाउन हमने पजेसिव केस में लिखा होगा, जब हम उसको ऑफ प्रिपोजिशन के साथ लिखेंगे तो उसका पजेसिव केस रिमूव कर देंगे। और अगर पजेसिव केस लिखा रहने देंगे तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा अब बात इस पर्सन की नहीं बल्कि किसी और की हो रही है जो इससे रिलेटेड है। तो राम्स फ्रेज जो कार्स ऑफ राम्स जो हम लिख रहे हैं ये अनग्रामेटिकल नहीं है, ये ग्रामेटिकल है, लेकिन उस वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है जिसमें ये सही होगा, तो वो कॉन्टेक्स्ट जब है नहीं तब तो फिर गलत मानना पड़ेगा। सेंटेंस दो वजह से गलत होते हैं, या तो ग्रामर की वजह से, कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो ग्रामर की वजह से ये गलत नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट की वजह से गलत हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा होमवर्क ऑफ ईच अदर्स, तो हमने ईच अदर जो प्रोनाउन है ये राम और श्याम की जगह यूज हो रहा है ईच अदर, तो हमने उसको पजेसिव केस में लिख दिया। अब ये जो ईच अदर प्रोनाउन है ये इन दोनों की जगह यूज हो गया राम और श्याम की, लेकिन हमने उसको पजेसिव केस में लिख दिया। पजेसिव केस में लिखने का मतलब ये होमवर्क राम और श्याम का नहीं किसी और का है, ठीक है, और किसी ऐसे पर्सन का है जो राम और श्याम से रिलेटेड है। अब उस पर्सन का इस पूरे सेंटेंस में तो कोई रेफरेंस है नहीं, तो जैसा कल हमने पढ़ा था कि पजेसिव केस बिना पजेशन के यूज होते नहीं है, और अगर हम पजेसिव केस को बिना पजेशन के लिख रहे हैं तो कम से कम सेंटेंस में उसका रेफरेंस जरूर होना चाहिए कि वो पजेशन है कौन जिसके लिए इसका यूज हुआ। अब हम देखें तो सेंटेंस में कोई रेफरेंस भी नहीं है। तो अगर कोई रेफरेंस ऐसा होता कि हम मान पाते कि हाँ राम और श्याम के जो भाई हैं, राम और श्याम के जो दोस्त हैं या कोई भी है, तब तो ये सही हो जाता। अभी फिलहाल में गलत है। तो हमें पता है यहाँ पे राम और श्याम की ही बात हो रही, किसी और की बात हो नहीं रही, जब राम और श्याम की ही बात करनी है तो ईच अदर लिखा रहने दो और ये सही है। तो कुल मिला के जब पजेसिव केस में किसी नाउन को हटा के ऑफ प्रीपोजिशन के साथ लिखते हो तो उसका पजेसिव केस रिमूव कर दिया करो। अच्छा, अभी जो सेंटेंस हमने लिखा ना इन होमवर्क ऑफ ईच अदर्स, ईच अदर, अगर हम इसको चाहें तो पजेसिव केस में लिख सकते हैं, फिर ये ऑफ हटाना पड़ेगा। फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, इन ईच अदर्स होमवर्क, इन ईच अदर्स होमवर्क, तो ये लो सही हो जाएगा। तो या तो हम इसको ऐसे, अगर पजेसिव केस लिखना है तो फिर ऑफ रिमूव करो, पजेसिव केस लिखना है तो पजेशन उसके बाद लिख दो, इन ईच अदर्स होमवर्क, और ऑफ लिखना है फिर पजेसिव केस लिख दो। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका हमेशा ध्यान देना, जब हम किसी नाउन प्रोनाउन को पजेसिव केस से हटा के ऑफ प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं तो फिर वो पजेसिव केस रिमूव कर दिया करो। हाँ बेटा, और क्या, द कार्स ऑफ राम्स लिख दो इसे। नीचे वाले को नहीं लिख पाओगे, हिले हुए, बात टोटल पार्ट की नहीं है, बात यह कि राम्स किसको रेफर कर रहा है वो हमारे पास पता ही नहीं हमें। कुछ को रेफर करना होगा तो द आर्टिकल लिखेगा क्या? द आर्टिकल टोटल के साथ यूज होता है, पार्ट के साथ थोड़ी यूज होता है। हाँ, तो मौज ले। इंग्लिश वास्तव में बड़ी मजे की चीज है। अगला क्वेश्चन देखो, द मैन बॉट
अ न्यू सीजर। एक आदमी ने नई कैंची खरीदी। इज दिस योर स्पेक्टिकल लाइंग हियर। ये दो क्वेश्चन देखो। इज दिस योर स्पेक्टिकल लाइंग हियर और द मैन बॉट अ न्यू सीजर। स्पेक्टिकल वर्ड का मतलब बताना। हाँ, देखो स्पेक्टिकल जो वर्ड है ना जो हमने वहां पे यूज कर रखा है, इसका मतलब होता है सीन। इसका मतलब होता है सीन। एक इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, इसी से बनता है स्पेक्टिकुलर, वर्दी ऑफ सीइंग। ठीक है, तो जो स्पेक्टिकल वर्ड है ना इसका मतलब सीन होता है। अच्छा, अब अगर हम इसको वहां पे अप्लाई करें उस सेंटेंस में देखें, तो ये कॉन्टेक्स्ट कोई मतलब कोई लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट तो बना नहीं कि ये तुम्हारा सीन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बकवास बन गया सेंटेंस। तो कुल मिला के वो सेंटेंस अनग्रामेटिकल नहीं है, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है बस, लेकिन जो कहा जा रहा है उसका कोई तुक नहीं बनना, बेतुकी बात हो रही है। अब हमने पढ़ा सेंटेंस या तो ग्रामर की वजह से गलत या कॉन्टेक्स्ट की वजह से गलत। ग्रामर के हिसाब से सब कुछ ओके है, बस कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया कि ये बात जो कही जा रही है इसका कोई लुक मतलब तुक तो बन नहीं रहा। तो अगर हम इस वर्ड को चेंज कर दें और स्पेक्टिकल्स लिख दें, फिर वो जो कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो तब भी लॉजिकल होगा, क्योंकि स्पेक्टिकल का मतलब फिर चश्मा हो जाएगा। ठीक है, उस मीनिंग में नाउन केवल प्लुरल होता है। अच्छा, जब स्पेक्टिकल चश्मा हो जाएगा, नाउन प्लुरल हो जाएगा, तो उस नाउन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ये भी प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर वो जो नाउन प्रोनाउन जो हमने सब्जेक्ट बना रखा था प्लुरल हो गया, तो उसके लिए जो वर्ब यूज हो रही थी वो भी प्लुरल हो जाएगी। तो या तो वो सेंटेंस रहेगा गलत या हम उसको ऐसे सही कर सकते हैं। चलो अब फर्स्ट पे आ जाते। तो ये ध्यान देना, स्पेक्टिकल का मतलब सीन होता है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां पे इसका मतलब ये हो सीन, तो वो सही भी हो जाएगा। हर जगह स्पेक्टिकल्स मत लिखा करो, लेकिन जब इसका मतलब चश्मा चाहिए हो तब इसको स्पेक्टिकल्स लिखा करो। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था मैन बॉट अ न्यू सीजर। अच्छा, सीजर वर्ड की क्या कहानी होती है, इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है। स्पेक्टिकल तो चलो तब भी मीनिंग अलग होता है, एक सिंगुलर फॉर्म होती है, लेकिन ये तो हमेशा प्लुरल ही होता है, सीजर ही होता है। तो ये तो वैसे ही गलत है। अब हमने सीजर्स लिख दिया, प्लुरल हो गया। अब जब ये प्लुरल हो गया तो ये लो आर्टिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि एन आर्टिकल सिंगुलर नाउन्स के साथ आते हैं, वो नाउन प्लुरल हो गया। तो या तो इसको ए को हटाओ, और नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखो अ पेयर ऑफ न्यू सीजर्स। देखो सीजर दो नाइफ से होते हैं, ठीक है, और किसी नट बोल्ट से कस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में दोनों जो नाइफ्स है ना इन्हीं को सीजर्स कहते हैं, और इनका जो पूरा पेयर होता है ये इनकी यूनिट होती है। तो ये जो काउंटिंग वगैरह होती है ना वो इस यूनिट की ही होती है। तो अगर हमें कोई न्यूमरल लिखना है तो फिर ए आना आर्टिकल के साथ लिखना। इस बात को ऐसे समझना जो मैं कह रहा हूं। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, ही बॉट 4 सीजर्स। ये सही है गलत? ये सही है गलत? हाँ, क्यों? अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक तो सीजर से भी दो चार नाउन हम लोग और भी ऐसे डिस्कस करेंगे जो पेयर में होने की वजह से प्लुरल ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, इनके साथ में पेयर वर्ड जरूर यूज किया करो, इनकी यूनिट पेयर होती है। अच्छा, वो बात याद करने वाली है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज समझ भी लेना। जैसे हमने एक नाउन लिखा वन सिटी, तो ये जो वन है ये नंबर है, मतलब न्यूमरल है जो नंबर को रेफर कर रहा है, और ये वो नाउन है जिसके नंबर को ये रेफर कर रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास इस फ्रेज में दो वर्ड हैं, एक है नाउन और एक है नंबर। ये नाउन की यूनिट है और ये नंबर की यूनिट है। ठीक, तो वन सिटी हमने लिख दिया। अब मान लो इनमें से किसी भी एक की यूनिट हम प्लुरल कर दें, चाहे सिटी को सिटीज कर दें या वन को टू कर दें। अब जैसे ही हम नंबर को प्लुरल करेंगे, वन से टू करेंगे, तो ये यूनिट नहीं रहा, ये प्लुरल हो गया। अब जब ये प्लुरल हो गया तो इसके साथ लिखा गया नाउन भी प्लुरल हो जाएगा, तो हमें सिटीज लिखना पड़ेगा।
तो अब इससे हमें समझना ये कि जो हम न्यूमरल्स यूज करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी, ये उन नाउन्स के साथ यूज होते हैं जिनकी यूनिट फॉर्म्स होती हैं। यूनिट फॉर्म का मतलब जिनके ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं ना, तो काउंटिंग 4 से नहीं शुरू होती, काउंटिंग 1 से शुरू होती है। तो इसका मतलब 4 से पहले 3 रहा होगा, 3 से पहले 2 रहा होगा, 2 से पहले 1 रहा होगा। तो अगर हम 4 सीजर्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब जरूरत पड़ने पे हम 1 सीजर भी लिख पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट 4 से तो कहीं काउंटिंग नहीं शुरू होती। लेकिन हमें पता 1 सीजर लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर 1 सीजर लिखना पॉसिबल नहीं है तो फिर 4 सीजर्स भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि वो सीजर जो है उसकी यूनिट फॉर्म नहीं होती, वो प्लुरल होती है, वो हमेशा प्लुरल होता है, उसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। तो उसकी यूनिट जो होती है ना वो पेयर होती है। तो जो काउंटिंग होती है ना वो पेयर की होती है। तो इसको ऐसे लिखो, 4 पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो इवन अगर हम कभी कोई प्लुरल नंबर भी लिख दें तब भी पेयर वर्ड जरूर लिखना, अगर कोई न्यूमरल लिखा हो तो। अब वो जो हमने स्पेक्टिकल्स लिखा, वो भी पेयर में ही होता है, चश्मे के भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ देखो पेयर नहीं लिखा। वो लिखा ना वहां पे स्पेकल्स, उसके साथ देखो पेयर क्यों नहीं लिखा, सोचो। हाँ, एक ही है तो एक ही के साथ लिख दो। वो देखो ऊपर भी तो लिखा उसमें एक ही के साथ में, अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ न्यू सीजर्स। अबे हिले हुए, असल में उसमें हमने कोई न्यूमरल नहीं लिखा ना। जब न्यूमरल लिखोगे तब पेयर लिखना। न्यूमरल का मतलब वो डिटर्मिनर जो नंबर को रेफर करते हैं। अब हमने स्पेक्टल्स के साथ में कोई ऐसा डिटर्मिनर नहीं लिखा जो नंबर के लिए यूज होता हो। उसके साथ जो हमने डिटर्मिनर लिखा वो है योर। योर जो होता है वो पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है, वो नंबर के लिए नहीं यूज होता। ए आर्टिकल न्यूमरल है, वो नंबर का डिटर्मिनर है। फोर न्यूमरल है, ये नंबर का डिटर्मिनर है। तो इन नाउंस के साथ जब हम कोई ऐसा डिटर्मिनर लिखेंगे जो नंबर को रेफर करता होगा, तब फिर ये लिखना पेयर वेयर। अगर कोई दूसरा डिटर्मिनर हम लिख दें तो फिर जरूरत नहीं होती। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लुरल। तो ये जैसे सीजर्स है, स्पेक्ट्रल्स है, ऐसे कुछ और भी नाउन्स इनका ध्यान रखना। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, बेलोज, प्लायर्स, pincers, scales, rations, premises, gallows, chattels, tidings, auspices, ashes, arms, assets, fetters, shackles, damages, pains, credentials, credentials, surroundings, riches, odds, contents, valuables,
eatables, proceeds, regards, thanks, respects, wishes. अब देखो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, ना कि सिंगुलर में। दो वर्ड देखो इनमें और बढ़ा लेना है कहीं पर, यहां लिख देता हूं मैं, एनल्स और आर्काइव्स। आर्काइव्स कई बार वन वर्ड सब्शन में भी आता रहता है। अब देखो यहाँ पे कुछ नाउन्स में जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, इनका ध्यान रखना। ये इसलिए प्लूरल हैं क्योंकि ये पेयर में होते हैं। तो अगर इनके साथ कभी न्यूमरल लिखना पड़े तो फिर पेयर वर्ड जरूर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मतलब जब भी इनके साथ न्यूमरल लिखना तो बिना पेयर के लिखना मत। सो दीज नाउन्स आर ट्रीटेड प्लूरल बिकॉज ऑफ दे आर ऑलवेज इन पेयर। जो हमेशा पेयर, मतलब दो चीजें होती हैं जो मिलके एक पेयर बना लेती हैं, इसी वजह से ये प्लूरल लेते हैं। सीजर्स का मतलब कैंची हो गया, स्पेक्टल्स का मतलब चश्मा हो गया, ग्लासेस का मतलब भी चश्मा ही होता है, गॉगल्स का मतलब भी चश्मा ही होता है, सन ग्लासेस वगैरह, ठीक है। बस यहाँ पे ग्लासेस का मतलब लेंसेज भी होता है जो आंखों में लोग लगा लेते हैं। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ग्लास जो होता है ना मटेरियल नाउन भी होता है। अगर ये मटेरियल नाउन होगा तो ये हमेशा अनकाउंटेबल है, दीज विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। अगर इसका मतलब चश्मा होगा तो फिर ये हमेशा प्लूरल है। और अगर इसका मतलब है पानी पीने वाला टम्बलर, तो फिर ये सिंगुलर प्लूरल कैसा भी है। मतलब वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होगा, उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। तो ग्लास अगर मटेरियल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर, अगर इसका मतलब चश्मा है तो हमेशा प्लूरल, और इसका मतलब अगर कंटेनर है तो फिर जिस दैट वी होल्ड लिक्विड इन, तो फिर ये दोनों होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। उसके बाद में बाइनोकुलर्स जो होता है ये भी हमेशा प्लूरल ही लिखा करो, दो पार्ट में ये भी होता है। ट्राउजर्स दो पार्ट होते हैं और टू लेग्स। टोंग्स, टोंग्स का मतलब क्या होता होगा, चिमटा, ठीक है, हाँ वो भी दो पार्ट में ही होता है। बेलोज का मतलब क्या होता होगा, हाँ बेलोज का मतलब क्या होता होगा, फूंकनी होता है इसका मतलब, आग वगैरह जलाने के लिए यूज करते हैं। हालांकि वो अपनी वाली तुम मत मान लेना, जैसे बुलंदशहर में यूज होती है ना वो, साइकिल का डंडा काट लिया बन गई फूकनी, यही होता है ना। तो ये वो वाली नहीं है। क्यों बुलंदशहर, ऐसे ही होता है क्या? बोलेगा नहीं देखो। हाँ, अब मुस्करा रहा है मन ही मन में। तो बेल्लोज जो होता है ये एक्चुअल में एक अलग टाइप की डिवाइस होती है, दो पार्ट होते हैं, उसको इस तरीके से पंप करते हैं तो एयर आगे प्रेस होती है। वो नेट पे ढूंढोगे तो देख लोगे। हाँ, क्या बोलते हैं, डोंगली कहाँ, बे हट, एक से एक भरे पड़े मुखर्जी ने। वो नेट पे देख लोगे तो तुम जान जाओगे वो अलग टाइप की ही होती है, उसको पंप करते हैं हाथ से, ठीक है। वो इंग्लिश का ही वर्ड है, प्योर हिंदी में उसके लिए कोई वर्ड होता नहीं है। प्लायर्स जो हो गया ना, ये तो प्लास हो गया, ठीक है। पंचर्स होती है वो मतलब एक संसी होती है, गर्म लोहे या कोयला पकड़ने के लिए यूज की जाती है, दो पार्ट में होती है। स्केल्स होते हैं तराजू, एक साइड में वेट रखा जाता था, एक साइड में मटेरियल। अब तो ये यूज होते नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन जो दो पार्ट में तराजू होता था, स्केल्स का मतलब वो है।
एनल्स का मतलब होता है पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और आर्काइव्स का मतलब होता है प्लेसेस वेयर दीज आर केप्ट। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर पब्लिक एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो ये जो आर्काइव्स है और एनल्स है, ये दोनों लगभग एक ही कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स होते हैं। राशंस का मतलब है रिजर्व फूड, जो रिजर्व फूड होता है, ठीक है, उसको राशंस कहते हैं, और ये हमेशा प्लूरल होता है। राशंस आर नॉट एनफ फॉर ऑल द सोल्जर्स। प्रेमिसेस हो गया बिल्डिंग एंड अटैच टोटल एरिया। गैलोज हो गया द स्ट्रक्चर ऑन विच समवन इज हैंग्ड, जिसपे फांसी दी जाती है वो पूरा स्ट्रक्चर गैलोज होता है, उसको खड़ा किया बाद में तख्ता खुल गया वो मर गया ऐसे। चैटल्स का मतलब होता है पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सारा चैटल्स हो गया। टाइडिंग्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज, अलग अलग टाइप की खबरें। और स्पाइसेस का मतलब होता है गाइडेंस, इसका मतलब होता है गाइडेंस और पैटर्नेज। अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द चेयरमैन। तो ऑस्पाइसेस का मतलब गाइडेंस या पैटर्नेज होता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एक वर्ड इसी से मिलता जुलता होता है, ऑस्पिशियस। और ये वर्ड कोई नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है फेवरेबल, लकी, अनऑस्पिशियस डे। तो ये जो ऑस्पिशियस और ऑस्पाइसेस होते हैं, दोनों का डिफरेंस याद रखना। एसेस का मतलब रिमेन्स होता है, एसेस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है रिमेन्स, अवशेष। और इसका मतलब राख नहीं होता, बस ये ध्यान रखना। राख जिसका मतलब होता है वो मटेरियल नाउन होता है, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। एसेस का मतलब अगर रिमेन्स है तो ये इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करना, अगर इसका मतलब रिमेन्स ना हो तो फिर इसे प्लूरल फॉर्म में यूज मत करना। उसके बाद में आर्म्स आ गया। आर्म्स का मतलब होता है एनीथिंग गिवन इन चैरिटी, खाना कपड़ा पैसा कुछ भी दे दिया किसी को, चैरिटी कर दी, तो वो आर्म्स हो गया, ठीक है। असेट्स का मतलब हो गया हमारा वो प्रॉपर्टी, ठीक है, हाँ, लिक्विड असेट्स या वगैरह जो भी इकोनॉमिक्स का टर्म होता ही है। फैक्टर्स और साइकिल्स का मतलब हो गया बेड़ियां, रिस्ट्रिक्शंस। तो फैक्टर्स एंड साइकिल्स का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, ठीक है। और उसके बाद में डैमेजेस हमने कल भी पढ़ा था, कंपेंसेशन। अब देखो ये जो हमने पेन्स वर्ड यहाँ पे लिखा ना, पेन इज द नेम ऑफ द फीलिंग। अब नेम ऑफ फीलिंग है, तो अगर नेम ऑफ फीलिंग है तब तो ये प्लूरल होना नहीं चाहिए, नेम ऑफ फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये जो वर्ड हम यहाँ पे पेन्स यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब फीलिंग नहीं मानना, इसका मतलब होता है केयर। तो पेन्स का मतलब यहाँ पर है केयर। एक इंग्लिश में वर्ड होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा तो लगभग हो गई, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग क्या मतलब होता है पेन्स टेकिंग का? अबे पेन्स टेकिंग वर्ड का सिनोनिम बताओ। डब्बा सा मुंह पर उठा के बैठ जाते हैं बेचारे शुतुरमुर्ग से। हाँ। तुमसे किसी ने ये तो नहीं कह दिया कि कोचिंग लेने से जॉब लग जाएगी इसलिए आगे हो? हैं? पढ़ाई वढ़ाई करते रहना भैया। पेन्स टेकिंग का मतलब केयरफुल, मेटिकुलस। तो ये जो पेन्स टेकिंग वर्ड हम लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है केयरफुल या मेटिकुलस। पेन्स टेकिंग का मतलब हो गया समवन हु टेक्स पेन्स, मतलब जो किसी काम को ध्यान के साथ में, केयर के साथ में करता है। इसका एंटोनिम परफेक्टरी होता है। इसका मतलब हो गया कोई ऐसा पर्सन जो अपने काम को बस निपटा देता है क्योंकि उसको करना था, बाकी मनन से करता नहीं है, ध्यान से, आधा अधूरा उल्टा सीधा जैसे ये खींच के अपना भाग गया। क्रेडेंशियल्स का मतलब हो गया, दो मीनिंग होते हैं उसके। एक क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, काबिलियत, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, हालांकि जो समझदार है वो तो अपना समझ ही पा रहे होंगे। इन वर्ड्स को जब पढ़ते हो तो ये मत पढ़ा करो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके मीनिंग भी सीखा करो। ये वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में, पी क्यू आर एस में, अनसीन पैसेज में हमारी मदद करते हैं कॉन्टेक्स्ट को समझने में। हिला हुआ होता है वो खाली लिख लेता है, उसने याद कर लेना, ये सारे प्लूरल होते हैं बस। कौन कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, क्या मीनिंग है, उसको कुछ नहीं लेने देना, ठीक है। और वो बस ऐसे ही अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता है, मतलब उसने अपना एहसान कर दिया पढ़ने का, बाकी यूज करना पड़ेगा तो नहीं करेगा। तो अगर ये वर्ड्स के मीनिंग समझाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इनका फायदा भी उठाना। अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स आ जाएं, कॉमन एरर में आ जाएं, ठीक है, तब तो ठीक है, अलग बात है, हमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ये वर्ड्स हमारे क्लोज टेस्ट में, अनसीन पैसेज में, पीक्यूआरएस में कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करने में, समझने में, सीक्वेंस पता करने में मदद करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस हमें जो बताएगा हम उतना याद करेंगे, हमेशा प्लूरल है तो बस याद कर लिया, वो हमेशा सिंगुलर है हमने रट मारे, उसके बाद में अब अगर कहीं और यूज करने पड़ेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रेडेंशियल्स का मतलब हो गया रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, काबिलियत, ठीक है, दे डोंट हैव द क्रेडेंशियल्स टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। और बाकी क्रेडेंशियल्स का मतलब होते हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दैट यू आर एलिजिबल, मतलब एलिजिबिलिटी प्रूव करने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को भी क्रेडेंशियल्स ही कहते हैं। प्लीज ब्रिंग ऑल योर क्रेडेंशियल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद में जितने वर्ड्स हमने लिखे हैं सराउंडिंग से लेकर यहां तक, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। अब जब हम इन एडजेक्टिव्स को, इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे नाउन के तरीके से, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना, अदरवाइज ये एडजेक्टिव होते हैं। अब सराउंडिंग वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। सराउंडिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसने हमें सराउंड कर रखा है, तो सराउंडिंग एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब हम सराउंडिंग्स लिखेंगे तो सराउंडिंग्स का मतलब हो जाएगा हमारे आसपास की सारी चीजें, मतलब द होल एनवायरमेंट दैट वी आर सराउंडेड बाई। तो सराउंडिंग्स नाउन है, अगर एज ए नाउन यूज करोगे किसी सेंटेंस में तो हमेशा प्लूरल लिखना, अदरवाइज ये एडजेक्टिव होता है। और अगर एडजेक्टिव हो कहीं पे सराउंडिंग लिखा हो तो उसको अंकल मत चेंज कर देना, नहीं तो वो याद कर लेता है सराउंडिंग्स होता है, फिर वो एडजेक्टिव होगा तो उसको तब भी चेंज कर ही देगा। तो अगर एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो हमेशा सराउंडिंग लिखना, लेकिन जब एज ए नाउन यूज करना तो उसको सराउंडिंग्स लिखना, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है द होल एनवायरमेंट। रिच एडजेक्टिव होता है, रिचेस का मतलब होता है ऑल द थिंग्स दैट प्रूव दैट यू आर रिच। रिचेस का मतलब वो सारी चीजें जो ये प्रूव करते हैं कि कोई पर्सन रिच है, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, फलाना ढिमकाना, वो सब। ऑड का मतलब वियर्ड होता है, स्ट्रेंज होता है। ऑड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी या चांस होता है, व्हाट इज द ऑड्स ऑफ देयर विक्ट्री, ठीक है। तो ऑड्स का मतलब चांस या प्रोबेबिलिटी। कंटेंट को देखो मैं समझा देता हूं। कंटेंट एडजेक्टिव का मतलब बताना क्या होता होगा? अबे मूर्खों, कुछ तो जा पढ़ के आया करो, कि खाली दिमागी हो बिल्कुल। कंटेंट एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉम्प्लेसेंट। कंटेंट एडजेक्टिव का मतलब होता है कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड। ही इज कॉम्प्लेसेंट विद हिज जॉब। तो कंटेंट जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेसेंट, संतुष्ट। जब ये नाउन होता है तो इसकी दो फॉर्म होती है, एक कंटेंट और एक कंटेंट्स। कंटेंट का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, जिस्ट, थीम, सारांश। और कंटेंट्स का मतलब होता है कंटेंट ऑब्जेक्ट्स। कंटेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब इंक्लूडेड थिंग्स, जो भी चीजें शामिल है वो सब की सब। तो कंटेंट्स का मतलब हो गया एवरीथिंग इंक्लूडेड, ऑल द थिंग्स इंक्लूडेड। तो जब ये नाउन होता है तो इसके दो मीनिंग हो जाते हैं, वो हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करने पड़ते हैं। वी फाउंड सम डैश ऑफ द मूवी ऑब्जेक्शनेबल। वी फाउंड द डैश ऑफ द मूवी इंस्पायरिंग। फिल इन दिस ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स फिल करो। We found the dash of the movie very inspiring. We found some of the movie dash objectionable. अब देखो उन दोनों सेंटेंस में हमें नाउन यूज करना है, किसी में भी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, दोनों में ही नाउन लिखना है। दोनों में ब्लैंक से पहले डिटर्मिनर लिख रखा है तो इसका मतलब नाउन आएगा। अब नाउन ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। कंटेंट भी, कंटेंट्स भी मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, कंटेंट या कंटेंट्स। अब देखो हमने सम डिटर्मिनर लिख दिया तो ऐसा ही इसका मतलब हम कुछ पार्ट को रेफर कर रहे हैं जो उसके अंदर करा होगा। अगर सम लिख दिया तो यहाँ पे वो जिस तो आने से रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स, सम इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग, तो ये इंस्पायरिंग उस आइडिया को या थीम को कहा जा रहा होगा मूवी की, तो कंटेंट। कंटेंट का मतलब थीम। तो कंटेंट एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब कॉम्प्लेसेंट होता है, बाकी कंटेंट्स लिख देने से नाउन बन जाता है। वैल्यूएबल भी एडजेक्टिव होता है, वैल्यूएबल्स नाउन हो जाता है, इसका मतलब होता है ऑल द थिंग्स दैट आर वैल्यूएबल, सारी कीमती चीजें। कीप योर वैल्यूएबल सेफ, ऐसे। ईटेबल्स का भी मतलब वही हो जाता है, खाने पीने वाली चीजें। उसके बाद में जितनी वर्ड्स हमने लिखे हैं ईटेबल्स के बाद से, यहां से लेकर यहां तक, ये सब वर्ब्स हैं।
प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, थैंक्स, रेस्पेक्ट्स, विशेस, ये सब वर्ब्स हैं। इनको एज ए नाउन यूज करोगे तो प्लूरल नंबर में यूज करना। अब देखो ये जो हमने प्रोसीड्स वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, रिटर्न। कहीं पे हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से जो भी हमें फायदा मिला या प्रॉफिट हुआ वो प्रोसीड्स होता है। तो जब प्रोसीड वर्ब होती है इसका मतलब तो आगे बढ़ना होता है, मूव अहेड। लेकिन जब हम इसे प्रोसीड्स लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है प्रॉफिट, रिटर्न। तो जब ये नाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा अपने समझ लेना। उसके बाद में रिगार्ड्स आ गया। रिगार्ड्स का मतलब हो गया रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रिगार्ड्स, ऐसे। ये जितनी वर्ड्स हमने लिखी है ना, रिगार्ड्स, थैंक्स, रेस्पेक्ट्स, विशेस, ये सारी के सारी वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। तो जब ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है ना, इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। जैसे हमने एक लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, से माई थैंक टू योर अंकल। अभी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस की वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि थैंक खुद भी एक वर्ब होती है, लेकिन हमने इसे ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिख रखा, ठीक है, थैंक्स। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, से माई थैंक्स टू योर अंकल, पे माई रिगार्ड्स टू योर अंकल, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्ट्स का अपना ध्यान रखना, वो जो रिस्पेक्ट्स वर्ड हमने लिखा है ना, उसका मतलब होमेज होता है। रिस्पेक्ट वर्ड को हम सिंगुलर मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका मतलब होमेज हो तो हमेशा प्लूरल लिखा करो। श्रद्धांजलि, दे पेड रिस्पेक्ट्स टू द डिसीज्ड। तो रिस्पेक्ट्स का मतलब हो गया होमेज। अच्छा, विशेष वर्ड जो होता है, अगर ये हमारी फीलिंग्स की जगह पर यूज हो तब तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना, अदरवाइज हम इसको सिंगुलर भी लिख सकते हैं। आई हैव अ विश, अब देखो ये सही हो गया। और ये जो विश वर्ड है ना, विश का मतलब है डिजायर, लेकिन विशेष का मतलब होता है शुभकामनाएं। तो अगर हम इन वर्ड्स को फीलिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लूरल, अदरवाइज दे कैन बी यूज्ड, मतलब दूसरे तरीके से भी यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना। चलो, दे सर्व्ड summons on him, बातें मत करो। दे सर्व्ड summons on him, rickets are very dangerous for kids या चिल्ड्रन, जो भी। These are fake news. These are fake news. अब देखो यहाँ पे जो न्यूज नाउन हमने लिखा ना, ये देखने में भले हमें प्लूरल लग रहा हो, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। वी कैन डिवाइड इट, मतलब हम उसके डिविजन्स कर देते हैं आर्टिकल्स में या पीसेस में, लेकिन ये अनकाउंटेबल होता है। अब चूंकि ये नाउन अनकाउंटेबल होता है तो देखने में भले प्लूरल लगे, लेकिन ये प्लूरल हो नहीं सकता। तो अगर ये प्लूरल हो ही नहीं सकता तो ये दिस, हमने दिस गलत लिख दिया, फिर तो दिस लिखना पड़ेगा। अच्छा, जब दिस लिख दोगे तो इज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये होते नहीं है, होते सिंगुलर हैं। तो इनको ट्रीट उस तरीके से किया करो जैसे सिंगुलर नाउन्स को किया जाता है, सिंगुलर डिटर्मिनर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। फिर आ जाते हैं रिकेट्स आर वेरी डेंजरस फॉर किड्स। अभी जो रिकेट्स है ना, एक पर्टिकुलर डिजीज का नाम है। चूंकि एक पर्टिकुलर डिजीज का नाम है तो ये प्लूरल तो होने से रहा, तो भले ही देखने में प्लूरल लग रहा हो लेकिन ये भी सिंगुलर है, इज लिख दो। उसी तरीके से जो हमने समन्स लिखा, इसकी कहानी क्या होती है, एक वर्ड होता है समन।
और ये वर्ब होता है। अब ये जो वर्ब है समन, इसका मतलब होता है टू सेंड फॉर, किसी को बुलवाना, और टू कॉल इन, किसी को हाजिर होने के लिए कहना। अब जब हम इसको नाउन बनाते हैं तो हम इसको लिख देते हैं समन्स, एक लिख देते हैं समन्सेस। अब जो हमने समन्स और समन्सेस लिखा है, ये तो है इसका सिंगुलर नंबर, और ये है इसका प्लूरल नंबर एज अ नाउन। अभी जो समन्स हमने लिखा है, ये भले हमें देखने में लग रहा हो प्लूरल, लेकिन एक्चुअली सिंगुलर है। प्लूरल फॉर्म इसकी ये होती है समन्सेस। अब अगर कोई भी ऐसा नाउन हो जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म होती है, तो वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर नंबर में बिना डिटरमिनेट का मत लिखा करो। ये बात हम पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, और एक बार फिर से। तो हमें इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, दे सर्व्ड अ समन्स ऑन हिम। कोई भी नाउन जो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, बिना डिटरमिनेट के मत लिखा करो। तो अब जैसे समन्स है, रिकेट्स है, न्यूज है, ये नाउन हमें देखने में लगते लगाते हैं प्लूरल, लेकिन ये होते नहीं है। यहाँ पे एक चीज और समझना है, ये जो न्यूज नाउन हमने लिखा है, इसको लेकर के इंग्लिश में प्रोवर्ब होती है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। अब जैसे मान लो हम कहीं से कोई न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई न्यूज आई नहीं है, तो न्यूज का नहीं आना भी हमें अच्छी न्यूज ही मानना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी तो होती नहीं जो न्यूज आएगी वो अच्छी ही होगी। तो जब तक न्यूज नहीं आई है, तब तक इसको भी अच्छा ही मानोगे कि न्यूज नहीं है। तो ये इंग्लिश की प्रोवर्ब होती है। आप देखो इसमें हमने गलती क्या कर दी, अगर न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता तो ये गलत हो गया। तो ये प्रोवर्ब इसको ऐसे लिखा करो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। हालांकि हम चाहें तो आप पीस ऑफ न्यूज लिख सकते हैं, एन आर्टिकल ऑफ न्यूज लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोवर्ब ऐसी होती है तो इसको ऐसे ही लिखो, बाकी अपनी जहां जरूरत पड़े वहां लिख लेना। फिर उसके बाद में जैसे रिकेट्स है, ये देखने में नाउन हमें लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये है नहीं प्लूरल, ये सिंगुलर है। इसी तरीके से एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा था अरेबियन नाइट्स, ये टाइटल ऑफ द बुक हो गया। ये हो गया हमने गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी टाइटल ऑफ द बुक हो गया। या हमने लिखा 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, सोनेट हो गई, एक पोएम हो गई शेक्सपियर की। द डैफोडिल्स, ये भी एक पोएम हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ की। या हमने लिखा द एवेंजर्स, टाइटल ऑफ द मूवी हो गया। या हमने लिखा यूनाइटेड नेशंस, टाइटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो कुल मिला के ऐसे नाउन्स जो किसी टाइटल के लिए यूज किए जाते हैं, भले ही वो देखने में प्लूरल हो, लेकिन वो सारे सिंगुलर होते हैं, अपना ध्यान रखना। तो नेम्स ऑफ मतलब जो टाइटल्स होते हैं, वेदर दीज आर द टाइटल्स ऑफ मूवी और पोएम और स्टोरी और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और प्रोडक्ट, किसी भी चीज का, टाइटल्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो जैसे ये 2 4 नाउन है, ऐसे 2 4 और भी होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, और इनका ध्यान रखना। सम नाउन्स लुक प्लूरल but are singular. Some nouns look plural but are singular. कुछ nouns ऐसे जो दिखते हैं plural लेकिन होते हैं singular. News, billiards, shambles, उसके बाद में phonetics, acoustics, rickets, measles, mumps, summons, mathematics, economics,
सिविक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, एटसेट्रा। अब देखो इन सबके लास्ट में एस ई एस लिखा होता है तो ये सब देखने में ऐसे लगते हैं कि प्लूरल होंगे, लेकिन एक्चुअली ये होते नहीं है। अब देखो न्यूज का मीनिंग तो जानते ही हो, बिलियर्ड्स गेम हो गया। शैम्बल्स का मतलब डिसऑर्डर होता है, नेम ऑफ स्टेट होता है। तो नेम ऑफ स्टेट होने की वजह से प्लूरल हो नहीं सकता, अब्स्ट्रक्ट हो जाता है, देखने में भले ही प्लूरल लगे लेकिन होता सिंगुलर है। तो शैम्बल्स का मतलब इन डिसऑर्डर, chaotic, एवरीथिंग वाज इन अ शैम्बल्स। फेनेटिक्स और अकॉस्टिक्स, फेनेटिक्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है? साउंड्स। ये होती है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वाउल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, डिप्थोंग्स हैं, ये सब, इनकी स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स। अकॉस्टिक्स होती है स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड की प्रॉपर्टीज जो होती है उनकी स्टडी को अकॉस्टिक्स कहा जाता है। तो ये ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं और सिंगुलर होती हैं, देखने में भले प्लुरल लग रही हो। रिकेट्स, मीजल्स, मम्स से डिजीज है, ठीक है। समन्स अभी हमने डिस्कस ही कर लिया, एक लीगल नोटिस होता है जो उन लोगों के लिए इशू किया जाता है जो हाजिर नहीं होते कोर्ट वगैरह में। उसके बाद में ये जो वर्ड्स हैं ये सब हैं स्टडी ऑफ, मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं स्टडी के। फेनेटिक्स और अकॉस्टिक्स भी हैं। तो फोनेटिक्स, अकॉस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स और पॉलिटिक्स, और दुनिया भर के ऐसे और भी हो सकते हैं। ये सब होते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। तो अगर ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है तो जब भी इनको इस तरीके से यूज करोगे तो हमेशा सिंगुलर है, लेकिन इन वर्ड्स का यूज हम कई बार किसी और तरीके से भी कर लेते हैं। स्टैटिक्स इज आर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा, द स्टैटिक्स डज नॉट सपोर्ट योर प्रोफेसी। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने स्टैटिक्स लिखा है ना वर्ड, ये तो है नेम ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब लिखो इज, ये आर हो गया गलत। अच्छा, इस सेंटेंस में स्टैटिक्स को हम सब्जेक्ट मान नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट क्यों सपोर्ट करेगा किसी के भविष्यवाणी को, या क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब में रिकॉर्ड्स मानना चाहिए, रिकॉर्ड्स, एनालिसिस। अच्छा, एक तो वो कॉन्टेक्स्ट है, उससे पता चल गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब रिकॉर्ड्स या मतलब आंकड़े वगैरह होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये नेम ऑफ सब्जेक्ट होता तो इसके बाद में द आर्टिकल भी नहीं आता। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ आर्ट्स के साथ में कोई आर्टिकल मत लिखा करो। तो अगर हम द स्टैटिक्स लिख रहे हैं तो ऐसे ही जान जाना ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं है, कुछ और ही है। तो अगर इसका मतलब सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ना हो तो फिर ये सारे प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब प्लूरल लिखा करो। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, अगर हम इनको विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट यूज करेंगे तब तो ये सारे सिंगुलर हैं, लेकिन इसके अलावा अगर और किसी मीनिंग में यूज करेंगे तो फिर ये प्लूरल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखो द स्टैटिक्स डोंट सपोर्ट योर प्रोफेसी, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब फोनेटिक्स वर्ड जो होता है ना, एक तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी फोनेटिक्स का मतलब वो साउंड्स भी होते हैं जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारी प्रोनाउंसिएशन का, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, वो सारे। तो अगर हम इसका मतलब वो मान लेते हैं प्लूरल है। अकॉस्टिक्स का मतलब ऑल द थिंग्स इन्वॉल्व इन अकॉस्टिक्स, ठीक है, हाइट, डिस्टेंस, वाइब्रेशन, रिब्रेशन, तो ये सारे प्लूरल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का मतलब अगर हम किसी पर्सन की काबिलियत मान लें या फॉर्मूलेज मान लें मैथमेटिक्स का, तो ये प्लूरल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब अगर इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लें तो ये प्लूरल हो जाएगा।
सिविक्स का मतलब हो गया, अगर हम मतलब सोसाइटी से रिलेटेड चीज है तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। एथिक्स का मतलब एथिकल वैल्यूज, तो ये प्लूरल हो जाएगा। पॉलिटिक्स का मतलब हो गया पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल बिलीफ, तो ये प्लूरल हो जाएगा। मतलब ये नाउन्स प्लूरल हो जाएंगे अगर हम इनको सब्जेक्ट मान के ना यूज करें सेंटेंस में किसी और तरीके से तो। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ये तो जान ही जाओगे कि वहां पे सब्जेक्ट है नहीं है। अगला देखो। इट इज an electorate's duty to vote wisely. There were no gentries in the party. This farmer has 5 cattle. It is an electorate's duty to vote wisely. There were no gentries in the party. This farmer has 5 cattle. अब देखो सबसे पहले तो थर्ड एग्जांपल देखो। ये जो हमने कैटल्स लिखा है ना, ये नाउन ऑलरेडी प्लूरल होता है कैटल, तो इसको कैटल्स मत लिखो। कोई भी नाउन जो होता है उसके दो ही नंबर होते हैं, या तो सिंगुलर चाइल्ड या प्लूरल चिल्ड्रन। अब इसके अलावा अगर हम कोई तीसरा नंबर बनाना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एक तो हो गया सिंगुलर नंबर, एक हो गया प्लूरल नंबर, ठीक है। तो कैटल जो होता है ना वो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, तो उसको पहले तो कैटल्स के बजाय कैटल लिखो। अब एक दूसरी चीज देखना, ये जो हमने कैटल वर्ड लिखा है, चूंकि हमेशा वर्ड प्लूरल होता है, इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि न्यूमरल्स उन नाउन के साथ लिखा करो जिनकी यूनिट फॉर्म होती हो। अब कैटल में यूनिट फॉर्म तो होती नहीं है। अगर हम 5 कैटल लिख रहे हैं तो इसका मतलब जरूरत पड़ने पे हम 1 कैटल भी लिख लेंगे, लेकिन 1 कैटल तो लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो 1 के साथ तो लिखा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वो यूनिट तो हुई नहीं। तो अगर उसकी यूनिट नहीं होती तो ये 5 गलत हो गया। तो इसके साथ में यूनिट इसकी मान लिया करो हेड। 5 हेड्स ऑफ कैटल। तो एक हेड का मतलब हो गया एक एनिमल। तो अगर कभी इसके साथ में न्यूमरल लिखने पड़े तो यूनिट वहां पे हेड होती है, उसे लिखना। तो ये जाएगा दिस फार्मर हैज 5 हेड्स ऑफ कैटल। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में भी यही कहानी है। ये जो हमने जेंट्रीज प्लूरल फॉर्म में लिख दिया है ना, इसकी जो एक्चुअल में बेस फॉर्म जेंट्री होती है वो प्लूरल ही होती है। मतलब जेंट्री वर्ड जो है ये प्लूरल ही होता है, तो इसको और हम प्लूरल कर नहीं सकते, तो जेंट्रीज लिखना गलत हो गया। देयर वर नो जेंट्री इन दी पार्टी। जेंट्री का मतलब क्या होता होगा? हाँ, कौन सा वर्ग? भगवान ही मालिक है खैर तुम लोगों का। जेंट्री का मतलब जेंटलमैन होता है, पीपल फ्रॉम नोबल क्लास, एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो इसका ये प्लूरल होता है। अच्छा, उसके बाद में सबसे पीछे बैठा ये एन किसके लिए जो रहा है? इलेक्टोरेट के लिए, ड्यूटी के लिए? ये आर्टिकल कौन से नाउन का है? हाँ, ड्यूटी के लिए ना? ड्यूटी के लिए है। हाँ, इस शक्ल से मुझे ये लग रहा था। इसको पढ़ना नहीं है वो कोने में ही भागेगा। लास्ट टाइम बता रहा हूं, जब हम पजेसिव केस में किसी नाउन को लिखते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं। और अगर ये बात तुम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मान नहीं सकते, तो फिर कंपटीशन की तैयारी गलत कर रहे हो। अगर कल की बताई गई बात आज तुम्हें याद नहीं, कल का बताया गया कॉन्सेप्ट आज तुम भूल गए, ठीक है, और आज में तुम कंफ्यूज हो गए, तब फिर तुम गलत तैयारी कर रहे हो, फिर पता ही नहीं। तो ये जब हम पजेसिव केस में किसी नाउन को लिखते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एन हम यूज करें ना इलेक्टोरेट के लिए, ड्यूटी के लिए नहीं है।
अच्छा, अगर ये इलेक्टोरेट के लिए है, तो इलेक्टोरेट नाउन का सिंगुलर होना चाहिए। अब तुम में से जानते हैं, ठीक है, नहीं तो इलेक्टोरेट नाउन प्लूरल होता है, इसका मतलब वोटर्स होता है। तो इलेक्टोरेट वर्ड जो होता है वो देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन होता सिंगुलर नहीं, होता प्लूरल है। तो इलेक्टोरेट का मतलब वोटर्स होता है। तो अगर ये नाउन प्लूरल होता है तो इसका तो एन आर्टिकल तो हमने गलत लिख दिया, इसे हटा दो। तो इसको ऐसे लिखो, इट इज इलेक्टोरेट्स ड्यूटी टू वोट वाइजली। तो अब यहाँ पे क्या है कि देयर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे जो देखने में अपीयरेंस उनका सिंगुलर का होता है, लेकिन वो होते प्लूरल है। अब उनके साथ हम इस तरीके की गलतियां कर बैठते हैं, जैसे यहाँ पे कर लें। पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री है, जेंट्री है, क्लर्जी है, वर्मिन है, इलेक्टोरेट है, कैटल है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं, मतलब कॉमन का मतलब यहाँ पे कॉमन मत मान लेना, कॉमन का मतलब जनरल, जो कि देखने में सब लगते हैं कि सिंगुलर होंगे, क्योंकि किनेमी में भी एस एस वगैरह नहीं लिखा, लेकिन ये सारे के सारे प्लुरल हैं, ये सब प्लुरल होते हैं। तो इनको जब यूज करोगे किसी सेंटेंस में, तो इनके लिए प्लुरल डिटरमिनर्स लिखना, प्लुरल वर्ब्स लिखना, प्लुरल प्रोनाउंस लिखना। अब देखो, पीपल का मतलब तो खैर सभी को पता, पब्लिक, ठीक है। पुलिस का मतलब भी पता ही। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स दैट आर केप्ट फॉर मीट एंड एग। पोल्ट्री वो बर्ड्स होते हैं जिनको मीट और एग के लिए पाला जाता है। ज्यादातर तो उसमें मुर्गियां ही होती हैं, लेकिन एक दो पक्षी और भी होते हैं, जंगली फाउल वगैरह होते हैं, वो भी लोग पालते हैं। तो इसका मतलब तो बर्ड्स केप्ट फॉर मीट एंड एग, ठीक है। और ये नाउन प्लुरल होता है। पीजेंट्री जो होता है ये भी प्लुरल नाउन होता है, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है पीजेंट। ये जो पीजेंट है ये सिंगुलर नाउन है। पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, पीजेंट्री का मतलब होता है फार्मर्स, तो ये प्लुरल नाउन हो जाता है। जेंट्री की भी वही कहानी है। जेंटलमैन इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, जेंटलमैन का मतलब एक इंडिविजुअल, जेंट्री का मतलब ऑल इंडिविजुअल्स, तो ये प्लुरल होता है। क्लर्जी होते हैं प्रीस्ट, चर्च वगैरह में जो पूजा वगैरह करने के लिए होते हैं, रिचुअल्स जो परफॉर्म करते हैं, तो ये प्लुरल नाउन होता है क्लर्जी। वर्मिन का मतलब होता है हार्मफुल इंसेक्ट्स, जो कि क्रॉप को या फार्म्स को नुकसान करते हैं, वो सारे होते हैं वर्मिन। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं। तो वर्मिन का मतलब हार्मफुल इंसेक्ट्स और एनिमल्स। इलेक्टोरेट का मतलब वोटर्स। और कैटल का मतलब तो खैर पता ही होगा। तो ये नाउन्स देखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते प्लुरल हैं, और इनको इस तरीके से ट्रीट करना, मतलब इस तरीके की गलतियां इनके साथ हो जाती हैं। बाकी आज के लिए सभी को बाय, मंडे को मिलते हैं।